हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा पढ़ाया था, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी। मैं पिछले वीडियो की बात करूँगा, उससे पिछले वाले नहीं बात करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कंपोनेंट्स ऑफ एडी यानी एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद मैंने एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन भी बताई थी। अब हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे एग्रीगेट सप्लाई में ही। तो एग्रीगेट सप्लाई में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट प्रोडक्शन है एक्चुअली, जो पूरे देश के अंदर सभी प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया है, किसी एक वस्तु का नहीं, सभी वस्तुओं और सेवाओं का। इसका मतलब कि एक लेखा वर्ष के दौरान जितना प्लांट प्रोडक्शन एक्चुअली नहीं किया गया, जितना प्लांट प्रोडक्शन है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी, उसे कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई की मैं डेफिनेशन पिछले वीडियो में लिखवा हूँ, तो इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा एग्रीगेट सप्लाई के लिए, डेफिनेशन के लिए। तो मैंने यहाँ जो वर्ड यूज किया है डेफिनेशन के अंदर, वो वर्ड यूज किया है प्लांट प्रोडक्शन या फिर डिजायर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, कि जितना भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं प्रोड्यूसर, जितना कर चुके हैं वो नहीं, जितना करना चाहते हैं प्रोड्यूसर वो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आएगा। जितना प्रोडक्शन कर चुके हैं वो एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई को भी हम इनकम के रिगार्डिंग दिखाते हैं। मतलब एग्रीगेट सप्लाई को भी किससे संबंध रखते हैं? इनकम से। मतलब सुन लीजिए मेरी बात, आप जब 11th क्लास में सप्लाई कर्व पढ़ते थे तो कुछ इस प्रकार से सप्लाई कर्व पढ़ते थे। सप्लाई कर्व में क्या था, इस साइड प्राइस हुआ करता था और इस साइड क्या होता था, क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता था क्वांटिटी भी बढ़ती जाती थी। यहाँ पे हम सप्लाई जो कर्व पढ़ेंगे वो सप्लाई कर्व पढ़ेंगे हम असल में एग्रीगेट सप्लाई, किसी एक वस्तु की सप्लाई नहीं पढ़ रहे। तो उसको जो हम दिखाएंगे वो इनकम के रिगार्डिंग यानी इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाएंगे कि इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो असल में इनकम और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों आपस में साइनोनिम्स होते हैं। इसका मतलब कि ये एक ही चीज है, ये समान अर्थ है। एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई कैसे इनकम हो सकती है? सुनिए मेरी बात। एग्रीगेट सप्लाई को हम एग्रीगेट प्रोडक्शन कहते हैं। मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन ही एग्रीगेट सप्लाई है, जितना प्रोड्यूसन करना चाहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट प्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन को हम कहते हैं इनकम, और इनकम को हम कहते हैं वाई या फिर जीडीपी। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट प्रोडक्शन कह लो, वैल्यू एडिशन कह लो, इनकम कह लो, जीडीपी कह लो या फिर वाई कह लो, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जब यहाँ इनकम लिखा हुआ है और यहाँ एग्रीगेट सप्लाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों तरफ सेम चीज़ लिखा गया है। इधर भी इनकम है और इधर भी इनकम है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब इधर भी इनकम है और इधर भी इनकम है, या फिर इधर भी एग्रीगेट सप्लाई है इधर भी एग्रीगेट सप्लाई है। अब ऐसा मान लीजिए, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, और जितना जितना ये बढ़ेगा उतना उतना ये भी बढ़ेगा। क्यों दोनों बराबर क्यों बढ़ेंगे? अरे दोनों बराबर इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि एक ही आदमी के दो नाम है। इधर भी मोहन है और इधर भी मोहन है, तो जितना कदम मोहन चलेगा उतना कदम मोहन चलेगा। बात है कि है ना, जितना कदम मोहन चलेगा उतना कदम मोहन चलेगा। भाई दोनों एक ही आदमी है, पर आप यदि मोहन का नाम यहाँ पे सोहन रख देते हो, है वही आदमी, है वही आदमी मोहन ही, मोहन का दूसरा नाम सोहन भी है। तो यहाँ लिख दिया मैंने मोहन चल रहा है और यहाँ लिख दिया मैंने सोहन चल रहा है। तो जितना कदम मोहन चल रहा है असल में उतना ही कदम सोहन भी चल रहा है, क्योंकि सोहन और मोहन एक ही आदमी है। ठीक है, तो जितना बढ़ेगा आपका इनकम उतना ही बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, उतना ही ये। तो इस प्रकार से
जो लाइन खींची जाएगी एग्रीगेट सप्लाई की वो बिल्कुल 45 डिग्री पे होती हुई जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर जितना बढ़ना है उतना ही इधर बढ़ना है, बिल्कुल सेम मात्रा में बढ़ना है। जब सेम मात्रा में बढ़ेगा तो वो लाइन 45 डिग्री के एंगल से ही तो जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को यदि मैं टेबल में दिखाऊं टेबुलर फॉर्म में, तो टेबल क्या कहता है कि इनकम वाई और इधर एग्रीगेट सप्लाई। तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, सुन लीजिए मेरी बात। इनकम 0 तो बात वही है, एग्रीगेट सप्लाई 0। इनकम 20 बात वही है, एग्रीगेट सप्लाई 20। इनकम 40 वही बात है, एग्रीगेट सप्लाई 40। इनकम 60 एक ही चीज़ है, एग्रीगेट सप्लाई 60। फिर इनकम 80 ये भी 80। इनकम 100 ये भी 100। क्यों दोनों बराबर? क्यों भाई, एक ही चीज के दो नाम है तो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, एक ही आदमी के दो नाम है एक प्रकार से मान लीजिए, तो जितना ये उतना ये। उसी आदमी को आपने यहाँ पे लिखा है, उसी आदमी को यहाँ पे लिखा है, तो फिर तो दोनों बराबर ही होगा। तो ये आपका टेबल। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है। क्यों है 0? क्योंकि प्रोडक्शन जब 0 रहेगा तो इनकम भी 0 रहेगी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, या प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो एज रिप्रेजेंटेड इन टेबल, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, A's and Y are equal because we assume that all the production When did you will kind of sheep? well is sold during the year. अब इतना ये एग्रीगेट सप्लाई असल में क्या है? प्रोडक्शन। अब जितना प्रोडक्शन उतना ही इनकम है, जितना प्रोडक्शन है उतना ही इनकम है। पर ऐसा भी तो हो सकता है प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा हमने बेचा ना हमें, तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा। यदि आपके प्रोडक्शन बिका नहीं है कुछ हिस्सा, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है और इनकम कम है। पर हमने यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि एज रिप्रेजेंटेड इन द टेबल एस एंड वाई आर इक्वल बिकॉज वी अज्यूम, हमें मान लेते हैं दैट ऑल द प्रोडक्शन इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सारा प्रोडक्शन जो है वो बेच दिया गया है। तो इसीलिए दोनों क्या है? बराबर। दूसरी बात जो देखी जाए कि we assume there is excess capacity I need to talk about Mediterranean wine in the economy. इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है, ये एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है? देख सुन लो मेरी बात। कि हमारे पास एक मशीन है, वो मशीन जो है 1 लाख वस्तुएं बना सकता है। अब हम जो है उस मशीन से सिर्फ 25,000 वस्तुएं बना पा रहे हैं। बना सकता है 1 लाख, पर हम उससे सिर्फ 25,000 वस्तुएं बना पा रहे हैं। 25 ही क्यों बना रहे हो? 1 लाख बनाओ। नहीं बना रहे, क्यों? डिमांड नहीं है मार्केट में, क्या करेंगे बना के रख के? तो हमारी मशीन की कैपेसिटी है 1 लाख, बट हम 25 ही बना पा रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम नहीं बना रहे।
क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। तुम 1 लाख यदि बना भी दोगे, मशीन की कैपेसिटी तो 1 लाख की है, 1 लाख तुम बना भी दोगे तो बिकेगा थोड़ी, ठीक है। तो हम 25,000 बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कैपेसिटी अभी और बची हुई है, 75,000 कैपेसिटी और बची हुई है। 75,000 यूनिट हम और बना सकते हैं, 75,000 यूनिट हम और बना सकते हैं। तो इसका मतलब 75,000 की कैपेसिटी हमारे पास एक्सेस पड़ी हुई है, इसको ही कहा जाता है एक्सेस कैपेसिटी। अब मान के चलो एक्सेस कैपेसिटी नहीं है और आपको ज़्यादा बनाना है, तो क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मान के चलो आप 1 लाख यूनिट बना रहे हो और मशीन की कैपेसिटी भी 1 लाख है, तो इसका मतलब कि आप मशीन की पूरी कैपेसिटी का यूज कर चुके हो। अब यदि आपको 1,10,000 बनाना भी पड़ेगा, आप चाहोगे भी कि अगले साल में 1,10,000 यूनिट बना दो, तो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है मशीन की, ठीक है। तो आप यदि ज़्यादा इच्छा रखते भी हो प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यदि आप ज़्यादा इच्छा रखते हो प्रोडक्शन का, तो कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई रहती है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाते हैं, इनकम भी उतने से ही बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने से ही हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। अब हम यदि और प्रोडक्शन करना है तो बढ़ा सकते हैं, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कोई रोल प्ले नहीं करेगा। प्राइस कब रोल प्ले करता है? जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, तब सारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? कीमत के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास कैपेसिटी है तो हमारे पास कीमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपको जितना ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। We assume there is excess capacity in the economy and thus equal rise in aggregate supply with respect to income. Price is not affected. प्राइस जो है इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी। तो एक्सेस कैपेसिटी की वजह से ही प्राइस इफेक्ट नहीं होता। अब हम क्यों मान के चले कि एक्सेस कैपेसिटी है? मैंने कहा ना कि हमारे पास मशीन है 1 लाख की है, 1 लाख प्रोडक्शन की, और हम बना रहे हैं सिर्फ 25,000 प्रोडक्शन, यानी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई है 75,000 रुपये की। 75,000 यूनिट की, तो 75,000 यूनिट हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और 75,000 यूनिट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि हमारी उतनी डिमांड नहीं है, तो हम 25,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 25,000 यूनिट हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है, जबकि हमारी क्षमता जो है वो 1 लाख की है। तो 75,000 की एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई है। जैसे तुम जो है वो मार्क्स ला सकते हो 100, ठीक है, पर जो है तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से है कि तुम 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी कैपेसिटी जो है वो 100 नहीं है, 100 है। 20 की कैपेसिटी अभी एक्सेस पड़ी हुई है जिसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो 20 की कैपेसिटी आपको और इस्तेमाल करना है ताकि आपके मार्क्स कितने हो जाए? 100। इसी प्रकार से यहाँ पे कि हमारे पास कैपेसिटी है 1 लाख मशीन 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, बट हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि हम क्यों मान रहे हैं कि एक्सेस कैपेसिटी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेस कैपेसिटी ना हो। मैंने यहाँ क्या लिखा है? वी अज्यूम, हम मान रहे कि एक्सेस कैपेसिटी है।
और होती है। तो क्यों मान रहे हैं कि एक्सेस कैपेसिटी होती है? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्सेस कैपेसिटी होता ही होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी होता है, एग्जिस्ट करता है एक्सेस कैपेसिटी। that we add in head. अतिरिक्त क्षमता हमेशा बनी हुई रहती है। हम आपकी बात क्यों माने? मेरी मत मानो भाई, मेरी बात तुम बिल्कुल मत मानो। किसकी माने फिर? केन्ज नाम का एक अर्थशास्त्री, केन्ज नाम का एक अर्थशास्त्री है जिसने बेसिक अजम्पशन दिया और उसी ने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल भी तैयार किया कि हम मान रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी है। तो इसी वजह से केन्ज की विचारधारा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्ज। हम केन्ज के हिसाब से मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई है। हाँ, हम क्यों माने केन्ज की बात? मत मानो, केन्ज बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, तुम्हारा ही नुकसान होगा उसकी बात नहीं मानोगे तो। तो केन्ज ने क्या कहा? केन्ज ने क्या कि एक स्टडी किया। केन्ज ने कब किया स्टडी? केन्ज ने स्टडी किया 1930 में। 1930 जो एक ऐसी स्थिति थी जो ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति थी। ग्रेट डिप्रेशन है आज। अर्थव्यवस्था जो होता है पहले डिफ्लेशन में जाता है, डिफ्लेशन मतलब मंदी, और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। अर्थव्यवस्था एक बार डिफ्लेशन में जाए तो आदमी उसे संभाल लेगा, अर्थव्यवस्था को संभाल लेगा, पर यदि वो डिप्रेशन में चला गया तब उसको संभालना मुश्किल हो जाता, तब अर्थव्यवस्था संभलती नहीं। वो अर्थव्यवस्था कैसे डिप्रेशन में जाता है? आदमी जाते हैं ना डिप्रेशन में। अब हुआ क्या, सुना एक न्यूज परसों या कल, हाँ परसों सैटरडे को सुबह एक 25-26 साल का लड़का कैलाश कॉलोनी मेट्रो के नीचे, मतलब मेट्रो लाइन के ऊपर कूद गया। ठीक है, हमारे ऑफिस के बगल में ये कैलाश कॉलोनी मेट्रो। तो वहाँ पे वो बंदा डिप्रेशन में था, इस वजह से कूद गया। अब क्या डिप्रेशन था पता नहीं, भगवान जाने आजकल क्या हो रहा है लोगों को। अब इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी डिप्रेशन में जाती है। अब अर्थव्यवस्था भी मरने की स्थिति में जा सकती है यदि डिप्रेशन हो जाए अर्थव्यवस्था को, तो फिर उसको समझाना मुश्किल है अर्थव्यवस्था को। जैसे आदमी को समझाना मुश्किल है ना जो डिप्रेशन में चला गया, ऐसी अर्थव्यवस्था को भी समझाना मुश्किल है, ऐसी अर्थव्यवस्था को भी बाहर निकालना मुश्किल है। तो ऐसा ही हुआ। डिप्रेशन के बारे में आगे बताएंगे कि किस प्रकार से डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, ये टॉपिक है, इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें नहीं घुसूंगा। तो 1930 में भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रेट डिप्रेशन में, मतलब समझो मरी गया है। और इस डिप्रेशन की वजह से अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में चली गई थी। लोगों को काम, रोजगार, भुखमरी, अकाल ऐसी स्थिति आ गई थी। तब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था एक्चुअली, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थी जो डिप्रेशन में जा चुकी थी, सिर्फ भारत की नहीं। और ऐसी स्थिति में केन्ज ने देखा कि ये सारी चीजें डिमांड के कम होने की वजह से है। डिमांड के कम होने की वजह से डिप्रेशन में जा सकती है अर्थव्यवस्था। सुनिए, अभी 2-3 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था, कोविड वाला, इसमें लगभग सभी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ नेगेटिव, ग्रोथ नेगेटिव का मतलब कि अर्थव्यवस्था ने ज़्यादा नहीं कमाया बल्कि उल्टा कम कमाया। क्यों है भाई? जब लोगों को घर बैठना पड़ा तो कंपनियां बंद हो गई, रोजगार के साधन चले गए, लोगों के पास कमाई नहीं आई, लोगों ने चीज़ें नहीं खरीदा, बंद कर दिया चीज़ें खरीदना, डिमांड कम हो गई।
जब चीज़ें खरीदना बंद कर दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनियां बनाना बंद कर देगी भाई। जब डिमांड कम हो जाएगी कंपनी बनाएगी नहीं। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में जाती, डिमांड कम होने की वजह से। तो यही बात किसने बताई? केंज ने। केंज ने कहा कि अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में जाती है तो उसका मुख्य कारण है डिमांड का कम होना। अब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई रहती है। तो केंज ने दुनिया को सुझाया कि कुछ भी करके डिमांड बढ़ाओ, ठीक है। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है तो कुछ भी करके सरकार क्या करती है? डिमांड बढ़ाने की कोशिश। तो मोदी जी आते हैं कोविड के बाद, कोविड हो रहा है, मोदी जी आए, उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का पैकेज, सुना होगा आपने कि हम 2 लाख करोड़ का पैकेज देंगे देश के विभिन्न क्षेत्रों। क्या मतलब है 2 लाख करोड़ का पैकेज का? इसका मतलब यह है कि सरकार लोन वगैरह कम सस्ते लोन सामान सस्ता अवेलेबल करवाएगी, 2 लाख करोड़ रुपए तक का अपना नुकसान सह के लोगों को पैसे देगी या सस्ती चीज़ें देगी, सब्सिडीज वगैरह देगी, ये सब चीज़। इससे लोग खरीदेंगे चीज़ें। अपना 2 लाख करोड़ का नुकसान करा के सरकार चाहती है कि लोग खरीदे चीज़ें। जब लोग चीज़ें खरीदेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये चाहते थी गवर्नमेंट। वही बात इन्होंने कहा केंज ने कहा कि हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई रहती है। कब माना केंज ने ऐसा? इन 1930 व्हेन ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन था तो केंज ने सजेस्ट किया, I'd say have to change so that you right to put any no TV well they got it again. Keynes suggested it is due to lack of demand, ये डिमांड के कम होने की वजह से, ठीक है। और ऑलवेज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, कि हमेशा अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई रहती है। और उस समय लोगों ने इसकी बात को सुना, समझा, और एक्सेस कैपेसिटी बनी होने की वजह से इन्होंने प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया, ठीक है। डिमांड बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाया, अर्थव्यवस्था जो है वो सही स्थिति में आ गई। तो ये सारी बातें मैंने किसकी बताई है? ये सारी बातें बताई है आपको एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऐसा बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल ऐसा बनेगा, और एग्रीगेट सप्लाई इन बातों से समझ में आती है।